नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राजस्थानी सम्मेलन में प्रवासी राजस्थानियों में मिलकर अपनी गहरी छाप छोड़ी है और महाराष्ट्र में भी छा गए हैं। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार किया है और जिस तरह से सीएम शर्मा ने अपने 3 दिन के चुनावी दौरों में जनसभाएं की हैं, राजस्थानी सम्मेलन में जिस तरह से आत्मीयता से राजस्थानी प्रवासियों से मिले हैं, इससे प्रवासी राजस्थानियों में मुख्यमंत्री के प्रति भारी उत्साह नजर आया है। प्रवासियों ने भी उनका जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। उनके स्वागत के लिए लोग भी उमड़ पड़े। महिलाएं, युवा और बच्चे सीएम शर्मा के साथ सेल्फी लेने के लिए आतुर दिखे। वहीं सीएम शर्मा के प्रति राजस्थानी प्रवासियों में इतना उत्साह देखने को मिला कि जलगांव में आयोजित सम्मेलन में राजस्थानी समाज ने मुख्यमंत्री के सम्मान में हर साल 17 नवंबर को राजस्थानी सम्मेलन के आयोजन की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेल और युवा मामले विभाग की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि राजस्थान का युवा बेहद प्रतिभाशाली है और यहां की खेल प्रतिभाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की क्षमता मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार की तरफ से खेल क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे खिलाड़ी प्रदेश का नाम गौरवान्वित करें। प्रदेश को खेलों में अग्रणी बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। वहीं सीएम ने अधिकारियों के निर्देश दिए हैं कि युवाओं के सर्वांगीण विकास और खेलों को बढ़ावा देने के लिए की गई सभी बजटीय घोषणाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिससे इन घोषणाओं और योजनाओं का फायदा हमारे प्रदेश के युवाओं और खिलाड़ियों तक जल्द से जल्द पहुंचे। राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे पर पहुंचने पर कोलकाता में रह रहे राजस्थानी व्यापारियों, उद्योगपतियों की प्रतिनिधिमंडल ने जोरदार स्वागत किया है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर राइजिंग राजस्थान समिट 2024 को लेकर शिक्षा विभाग में निवेश और सहयोग के लिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। दिलावर यहां पर रह रहे हैं। राजस्थानी मूल के उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों से भी मुलाकात करेंगे। उन्हें राजस्थान के शिक्षा विभाग में सहयोग के प्रस्तावों की जानकारी देंगे। 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक शिक्षा मंत्री का यह दौरा है, जिसमें वे उद्योगपतियों के साथ कई दौर की वार्ता करेंगे। मंत्री दिलावर के साथ राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्रालय का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी यहां पर आया है। राज्य में पीएम श्री विद्यालयों की क्रियान्वित एवं प्रगति की समीक्षा के संबंध में शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग कृष्ण कुणाल ने मंगलवार को शिक्षा संकुल में बैठक ली है और बैठक में शासन सचिव ने अब तक की प्रगति की समीक्षा और समस्त प्रकार की उपापन प्रक्रिया हेतु टाइमलाइन निर्धारित कर पूरा करने के लिए भी निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि पीएम श्री विद्यालयों में गतिविधियों की क्रियान्वित की प्रभावी कार्य योजना बनाकर प्रत्येक बच्चे को लाभ पहुंचाने और कार्य भी किया जाए और ताकि राशि का सदुपयोग हो सके। 26 नवंबर 2024 को आयोजित होने वाले संविधान दिवस के लिए निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा से समन्वय कर पीएम श्री विद्यालयों में गतिविधियां करना सुनिश्चित किया जाए। पीएम श्री विद्यालयों में की जा रही गतिविधियों का नियमित रिव्यू भी किया जाए। शीघ्र ही पूरे होने वाले निर्माण कार्यों को 15 दिसंबर 2024 तक पूर्ण करवाया जाए। बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया बाइट के दौरान राजनेताओं द्वारा कार्यपालिका को लेकर दिए जा रहे बयान की निंदा की है और इसे आपको ये भी बताते चलें कि अमर्यादित बताते हुए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और समाज में अराजकता का माहौल बनाने का
वाला बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ नेताओं के बयान, उनके कृत्यों ने राजस्थान की राजनीति को शर्मसार करने का कार्य किया है। ये सहन नहीं होगा। प्रदेश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि आज़ादी के समय भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई है। इसमें व्यवस्थापिक, कार्यपालिका और न्यायपालिका बनाई गई, लेकिन आज प्रदेश की राजनीति में कुछ राजनेता ऐसे कृत्य कर रहे हैं जो कानून सम्मत नहीं है। राजनीति में जनता के मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना, जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करना नितांत आवश्यक है, लेकिन राजनीतिक मुद्दों के आधार पर अपनी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना उचित नहीं है। बानसूर नगर पालिका सफाई कर्मियों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं देने पर सफाई कर्मियों ने नगर पालिका कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जाहिर किया है और साथ ही राज्य सरकार की ओर से निकाली गई सफाई कर्मियों की भर्ती आवेदन के लिए पहले से नगर पालिका लगे सफाई कर्मियों का अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका की ओर से नहीं देने पर आक्रोश व्यक्त कर ठेकेदार नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की है। सफाई कर्मियों ने बताया कि 100 से भी ऊपर सफाई कर्मी जो हैं वो नगर पालिका बनी तब से सफाई का कार्य कर रहे हैं। सफाई कर्मियों ने पीएफ कटवाया था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते उनका पीएफ जमा नहीं करवाया गया, जिसका खामियाजा आज सफाई कर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। सफाई कर्मियों को अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, जिन्होंने अपनी पीड़ा मीडिया के सामने जाहिर की है और कहा कि हमारी यहाँ पर कोई भी सुनने वाला नहीं है और जब इकट्ठा होते हैं तो नगर पालिका में तो पुलिस को बुला लिया जाता है। अगर हमारा अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया गया तो आमरण अनशन किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि बानसूर से हैं, जहां पर सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन जताया है, नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको ये भी बताते चलें कि ठेकेदार सफाई कर्मियों ने पीएफ भी कटवाया था, लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही के चलते उनका पीएफ जमा नहीं करवाया गया, जिसका खामियाजा आज सफाई कर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। सफाई कर्मियों को अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्याएं भी हो रही हैं, जिन्होंने अपनी पीड़ा मीडिया के सामने जाहिर की है और कहा कि हमारी यहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं है और जब इकट्ठा होते हैं तो नगर पालिका में तो पुलिस को बुला लिया जाता है। अगर हमारा अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया गया तो आमरण अनशन किया जाएगा। बड़ी तादाद में सफाई कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे थे। महिलाएं, पुरुष सभी जमकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और हाय हाय के नारे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इनका एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने आमरण अनशन की बात कही है। उन्होंने कहा जब तक अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता और पीएफ का पैसा जो जमा नहीं करवाया गया, जिसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है और कहा कि हमारे यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है और जब भी हम यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचते हैं तो नगर पालिका में पुलिस को बुला लिया जाता है। और इस दौरान आज विरोध प्रदर्शन किया है, सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया, नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग रखी है। राज्य सरकार ने जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली है, उस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए 1 साल का सफाई कार्य का अनुभव ज़रूरी है। ये सफाई कर्मचारी आज अपना अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए यहाँ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, एकत्रित हुए हैं। कल भी इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, फिर उन्होंने थोड़ा सा दबाव जब बना तो सिर्फ 29 आदमियों का इन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र बना के दिया है, लेकिन लगभग काम 120 या 100 आदमी कर रहे हैं। इनका पीएफ भी कटा है, ईएसआई भी कटा है, लेकिन ठेकेदार ने काट तो लिया, लेकिन वहाँ जमा नहीं करा है। अब इन बेचारे गरीबों का क्या दोष है? इसलिए अब ये जाएँ तो कहाँ जाएँ? अब कल की लास्ट डेट है, अब इनके पास कोई उपचार नहीं है, एक दिन में अब ये कहाँ जाएंगे? लेकिन नगर पालिका प्रशासन इनकी
मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ 29 आदमियों का अनुभव प्रमाण पत्र देके उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम इससे ज़्यादा को नहीं दे पाएंगे, जबकि यहाँ 120 या 100 आदमी काम कर रहे हैं और 4 साल से काम कर रहे हैं और अनुभव ये बेचारे 1 साल का ही मांग रहे हैं। लेकिन नगर पालिका प्रशासन आपको इस तरह का वो नहीं दे पाती है अनुभव प्रमाण पत्र, उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर नगर पालिका हमें अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दे पाती है, क्योंकि हम वाजिब अनुभव प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने काम नहीं किया उनका हम नहीं मांग रहे हैं। अगर नगर पालिका प्रशासन हमें अनुभव प्रमाण पत्र नहीं देता है तो हम आगामी दिनों में कार्य का बहिष्कार करेंगे। हमें काम करते हुए और मैं खुद विधवा हूँ, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, फिर भी मुझे अनमोल नहीं मिला। देखो फिर अब विधवा कोटा को तो जरूर मिलना चाहिए ना अनमोल, और मुझे भी नहीं मिला। 4 साल हो गए मुझे काम करते करते, रेगुलर आ रही हूँ और रेगुलर आ रही हूँ मैं काम करने के लिए। कई साल हो गए ये काम करता करता मेरे को भी वो नहीं मिला अनुभव, और मेरे क्या और मेरे कागज थे वो भी वापिस दे दिए। कितने साल से काम कर रहे मैं 15-16 साल हो गई। नगर पालिका में जब से भी कर रहे हो? हाँ, जब से साल हो गए, तीसरी लग गई मेरे को। हमारा में काटा था एक नंबर, अभी उनसे मांगा तो क्या वो नंबर काटा था और हमारे खाता में भी ना डाले आया अभी कौन। उन्होंने क्या जवाब दिया? वो कहा था तेरा 200 वाला का वेले आर दे नंबर, टेप नंबर। अब 200 वाला मैं क्या जानू, मैं तो खंडेलवाड़ की तरफ से लाग रही। बानसूर पंचायत समिति में दिव्यांगजनों का शिविर लगाया गया, जहां पर दिव्यांगजनों ने पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस शिविर के दौरान पंचायत समिति में डॉक्टरों की टीम ने दिव्यांगों की परसेंटेज आधारित अंक देकर रजिस्ट्रेशन करवाया। और इस दौरान बानसूर एसडीएम अनुराग हरित ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 5 योजनाओं में, जिसमें से सुखद दाम्पत्य जीवन विवाह योजना और मुख्यमंत्री विशेष योगजन स्वरोजगार ऋण योजना, विशेष योगजन छात्रवृत्ति योजना, विशेष योगजन पेंशन योजना, यूडीआईडी चिन्हीकरण योजना सम्मिलित है। राजस्थान सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा संख्या 92 में उप मुख्यमंत्री की ओर से विशेष योजनाओं को संबल प्रदान करने की दृष्टि से दिव्यांगजनों को 20,000 रुपये के कृत्रिम और उपकरण उपलब्ध करवाए जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार 15 दिसंबर को संपूर्ण राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर 10,000 विशेष योग्यजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण वितरित किए जाएंगे। आज जो है ब्लॉक स्तरीय जो ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इसमें जो दिव्यांगजन के लिए जिन 5 योजनाएं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 5 योजनाओं में, जिनमें जैसे सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, स्वरोजगार के लिए ऋण, छात्रवृत्ति, पेंशन आदि में जो मतलब कोई एक व्यक्ति पेंशन ले रहा है तो उसको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा है, कोई कृत्रिम अंग के लिए कहीं पर भटक रहा है, तो इनकी सबकी चिन्हीकरण एक जगह हो जाए। इसके लिए जो हमारा जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, इन्होंने पहले ही जो दिव्यांगजन का डेटा हमारे पास उपलब्ध है पूर्व से, उनको दूरभाष पर जो सूचित करके आज इस शिविर में बुलाया है। यहाँ एक ही जगह हमारे डॉक्टर्स भी विराजे हुए हैं, ई मित्र का काउंटर भी है और सोशल जस्टिस की तरफ से जो हेल्प डेस्क भी बनी हुई है, जहाँ पर जो दिव्यांगजन जो इस शिविर में पधार रहे हैं उनको ये अपने फॉर्म भराने की पूरी सुविधा उपलब्ध करी गई है। जो दिव्यांगजन जो अन्य जो राज्य सरकार की, क्योंकि 1 वर्ष पूरा होने को है, तो जो 14 तारीख को जिला स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उसमें जो ये पात्र अभ्यर्थी जो यहाँ से चिन्हित होंगे, उनको जो सारे लाभ, जैसे कि जो कृत्रिम अंग है, जो व्हील चेयर या जो 15 दिसंबर को उपलब्ध कराए जाएंगे, जो जिला स्तर पे जो शिविर का आयोजन किया जाएगा, उसके पूर्व तैयारी में, ताकि हर ब्लॉक वाइज जो है श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा ये प्रोग्राम निकाला हुआ है, जिसकी श्रृंखला में आज यहाँ बानसूर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं जयपुर शहर के 297वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम ग्रेटर जयपुर की ओर से स्टैचू सर्किल पर आयोजित दीपदान और रोशनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की है। और साथ ही इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने जयपुर वासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जयपुर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और नियोजित शहरों में से एक है। यहाँ यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है और ये एक ऐसा शहर है जिसकी स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय की ओर से 18 नवंबर 1727 में पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से और वास्तुशास्त्र के आधार पर की गई।
वहीं दिया कुमारी ने कहा कि जयपुर के ऐतिहासिक विरासत को संरक्षण प्रदान करने के साथ ही यहां पर आधुनिक विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। जयपुर के परकोटे में 100 करोड़ के विकास कार्य करवाए गए। जयपुर स्थापना के इस आयोजन में सांस्कृतिक समिति आयोजन, दुर्गेश नंदिनी, पार्षदगढ़ और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को समझने के लिए अब विदेशों की राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी भारत पहुंच रहे हैं। बीजेपी को जानो पहल की निरंतरता में सिंगापुर की सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को राजधानी जयपुर पहुंच रहा। ये प्रतिनिधि मंडल प्रदेश में 3 दिन तक सत्ता और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल के साथ में जनता के बीच बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता का अध्ययन करेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि सिंगापुर सरकार के मंत्री, सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी सहित करीबन 20 लोग राजधानी आएंगे। यहाँ के ये प्रतिनिधिमंडल बीजेपी की कार्यप्रणाली को भी समझेंगे और इस दौरान हमारी संगठनात्मक व्यवस्था और सरकारी योजनाओं को संगठन की तरफ से आम जन तक पहुंचाने की व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता में राजनीति में गुंडागर्दी, दादागिरी और बाहुबलियों के खिलाफ जमकर प्रहार किया है। राठौड़ ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लोग गुंडागर्दी और दादागिरी के आधार पर राजनीति कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बाहुबलियों को नहीं, जनता की सेवा करने वाले लोग राजनीति में आगे बढ़ते हैं। राजनीति में ऐसे बाहुबलियों, गुंडागर्दी करने वाले लोगों को संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में गुंडागर्दी की राजनीति नहीं चलेगी, दादागिरी और बाहुबलियों की राजनीति नहीं चलेगी। लोकतंत्र में हमारे मतदाताओं को फैसला करना चाहिए कि क्या ऐसे पहलवान, बाहुबली, दादागिरी करने वाले या गुंडागर्दी करने वालों को राज देना या फिर कानून समझ चलने वाले, सेवा करने वाले सभी समाज के लोगों को महत्व देना है। राठौड़ ने मीडिया से भी आह्वान किया कि ऐसे व्यक्ति जो कि बाहुबलियों, गुंडागर्दी की बात करते हैं उसको कतई महत्व नहीं दे। राजनीति और राज्य बाहुबलियों से भी नहीं कानून चलेगा। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल मुख्यालय में सोमवार को जिला कलेक्टर और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अध्यक्ष अपर्णा अरोड़ा ने की है। और साथ ही आपको ये भी बताता चले कि इस दौरान अरोड़ा ने कहा कि अधिकारी एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण, वायु गुणवत्ता सूचांक के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी ग्रेड 4 के मापदंडों की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर, क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके क्षेत्र में चल रही माइनिंग, क्रशर इकाइयों, प्रतिबंधित अन्य इकाइयों गतिविधियों के तुरंत बंद करवाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में एंटी स्मॉग गन का प्रयोग कर डस्ट को कम करने के लिए पानी में छिड़काव करने की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। संसदीय कार्य, विधि और साथ ही आपको बताते चले कि विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सोमवार को जोधपुर में ग्राम पंचायत पाल में पुलिस चौकी पाल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जोड़ते हुए इंद्रोका नाडा तक 119.25 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य और महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पाल में 41.76 लाख रुपए की लागत से आपको बताते चलें कि पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष के निर्माण कार्य का विधिवत पूजा अर्चना शिलान्यास किया गया है। इस दौरान पटेल ने कहा कि आगामी दिसंबर महीने में प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास को समर्पित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है। इस समिट से पूर्व सभी जिलों में इन्वेस्टर मीट में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक MOU साइन हो चुके हैं और इस आयोजन से प्रदेश भर में निवेश के अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ है, जो राजस्थान के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जापान यात्रा के दौरान सोमवार को टोक्यो में भारत के एम्बेसडर सीबी जॉर्ज से मुलाकात की है। देवनानी ने टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में भारतीय राजदूत जॉर्ज के साथ में कई समसामयिक विषयों पर संवाद किया। उनसे निवेश के कई क्षेत्रों में भारत जापान संबंधों पर चर्चा की गई है। जापान के साथ सेमीकंडक्टर और साथ ही तकनीक, ऑटोमोबाइल के साथ भविष्य की योजनाओं में पर्यटन पर भी निवेश और एक्सचेंज प्रोग्राम पर विचार विमर्श किया गया। देवनानी को जॉर्ज ने राजदूत कार्यालय का अवलोकन करवाया और वहीं देवनानी ने वहां पर अधिकारियों से परिचय किया है। देवनानी ने जापान में प्रवासी भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे उद्योग धंधों और लोगों की आर्थिक स्थिति, रोजगार सहित शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यटन और आध्यात्मिक बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसी के साथ टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में सोमवार को आयोजित राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कैंसिलेशन दिवस समारोह में भी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिरकत की है। राजस्थान विधानसभा का राजनीतिक आख्यान संग्रहालय को संसद की आवासन और शहरी कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों ने देखा है। सदस्यों ने संग्रहालय के कई खंडों का अवलोकन किया। संसद के इस दल के सभापति और सांसद मंगूता श्री निवास सुलू रेड्डी, संजय सिंह, अनुज अवस्थी समेत कई लोग भी यहां पर उपस्थित रहे हैं। दल में सचिव अर्चना पठानिया सहित संसद के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। विधानसभा पहुंचने पर दल के सदस्यों का उप सचिव संजीव शर्मा सहित विधानसभा के अधिकारियों ने अभिवादन किया है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोन 5 में न्यू आतिश मार्केट के पास में द्रववती नदी के बहाव क्षेत्र निजी खातेदारी में करीब 2 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी का प्रारंभिक स्तर पर पूर्णतः ध्वस्त किया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र विश्नोई ने बताया कि जोन 5 के क्षेत्राधिकार में अव्यवस्थित न्यू आतिश मार्केट के पास में द्रववती नदी के बहाव क्षेत्र निजी खातेदारी में करीब 2 बीघा कृषि भूमि पर जेडीए के बिना स्वीकृति, अनुमोदन के और बिना भू रूपांतरण करवाए भूमि को समतल कर बीते दिनों से मौका पाकर रातों रात बनाई गई मिट्टी, ग्रेवल सड़कें, बाउंड्री वॉल और अन्य अवैध निर्माण पर करके नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर जोन 5 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में सोमवार की शाम को एम्फी थिएटर पर आपको बताते चले कि राजस्थान के लोक कलाकारों ने प्रस्तुति सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने ऐसा समा बांधा कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए हैं। और कार्यक्रम के प्रारंभ में राजस्थान पर्यटक स्वास्थ्य केंद्र की उप निदेशक दीपाली शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया है। इस अवसर पर राजस्थान की दिल्ली में संयुक्त आवासीय आयुक्त रिंकू मीना और जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शिवराम मीना सहित अन्य कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। इस दौरान दीपाली शर्मा ने बताया कि 2 घंटे से भी अधिक चले सांस्कृतिक कार्यक्रम में कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति सबसे आकर्षक रही है। जोधपुर के सुआ सपेरा, उनके दल की नृत्यज्ञानाओं ने भी लोक आकर्षक प्रस्तुति दी है और उन्होंने अपने शरीर की रबड़ की गुड़िया की तरह तोड़ मोड़ कर गजब की लचक के साथ में ऐसा अनूठा नृत्य प्रस्तुत किया कि दर्शक तालियां बजाने को भी मजबूर हो गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।